Jai Sri Ram. I am Dheeraj Kumar Sahu representing the topic Center of Gravity, which will be useful for 11th, 12th as well as diploma students along with BTech holders. तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें पूरे बॉडी का वेट एक्ट करता है। तो कंसीडरिंग अ बॉडी, मान लीजिए एक बॉडी ले लिया जाता है यहाँ पर, स्क्वायर बॉडी। इसका टोटल वेट जिस पॉइंट से एक्ट करेगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो पॉइंट है ये हो गया CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर एक प्लेन बॉडी है, जैसे अगर ये क्यूबॉइड होता तभी इसका वेट आएगा, क्यूबॉइड होगा तभी तो इसका वेट आएगा ना। इसको क्यूबॉइड ही बना देते हैं। क्यूबॉइड होने से इसका वेट होगा, अगर जिस पॉइंट से वेट एक्ट करता है उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर एक प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया इन द सेंस रेक्टेंगल, सर्कल, तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, उसका नाम होता है सेंट्रॉइड, क्योंकि इनके पास एरिया होता है, मास नहीं होता है, इसी की वजह से। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है एक बॉडी के लिए, और ये शेप के ऊपर में डिपेंड करती है। शेप चेंज करते जाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होते जाएगा। तो कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिकल फिगर का हमें याद रहना चाहिए। जैसे एक रॉड होता है, रॉड का डायग्राम यहाँ नहीं बनाया गया। रॉड अगर मैं लिख लूँ तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में ही होगा। ये मिडिल लाइन के मिडिल पॉइंट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? डायगोनल का इंटरसेक्शन। यहाँ दो रेक्टेंगल है, एल और बी, इसका एल और एच हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एल हो गया लेंथ और एच हो गया ब्रेड्थ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट एल का हाफ होगा और एच का भी हाफ होगा। तो हमें मिल गया रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? L/2, लेंथ/2, ब्रेड्थ/2। वैसे ही ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियन क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए ये एंगल बी है, बी को हाफ करने वाला लाइन जा रही है, वैसे यहाँ सी को हाफ करने वाला लाइन इधर जा रही है, ए को हाफ करने वाला लाइन इधर आ रही है। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड होगा। फिर ट्रेपीजियम का क्या होता है? ट्रेपीजियम बहुत कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, इसका पता रहना चाहिए। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है। अगर एक दो पैरेलल साइड का नाम ए और बी है और इसके हाइट को एच लिया गया तो उसका फॉर्मूला होगा h/3 2a + 3b 2a + b / a + b। ओके। सेमी सर्कल का क्या होता है? 4r/3π। ये जो सेंटर से कितने ऊपर में? 4r/3π। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही सर्कल का क्या होगा? सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर ही होगा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेमी सर्कल का 4r/3π। तो ये सारे पिक्चर्स इंपॉर्टेंट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने से पहले हम लोग को पता रहना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मेथड ऑफ मोमेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स में सबसे पहला काम होता है एक्सिस ऑफ रेफरेंस निकालना। एक्सिस ऑफ रेफरेंस का मतलब, अगर एक स्टूडेंट चाहे तो किसी भी लाइन को रेफरेंस के लिए ले सकता है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ दो फॉर्मूला लिया गया। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे जिसमें मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ रहेगा तो ये निकालना पड़ेगा। m1 x1 डिस्टेंस है, x2 डिस्टेंस है, x3 भी डिस्टेंस है। वैसे ही y के लिए y1 डिस्टेंस होगा, y2 डिस्टेंस होगा, y3 डिस्टेंस होगा। यहाँ पर x1 ये है तो ये होगा y1, दिस विल y1। ओके, एंड दिस इज y2, सिमिलरली y3। तो एक सिंपल सा तरीका, एक लाइन को लेंगे जिसके बेस पर डिस्टेंस कैलकुलेटेड होगा, उसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस एक्सिस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है स्टूडेंट के में, तो आंसर भी डिफरेंट होगा। अगर एक्सिस ऑफ रेफरेंस अलग अलग होगा तो आंसर भी डिफर कर सकता है, लेकिन चेक करना पड़ेगा क्या ये सही है या नहीं।
फॉर्मूला सिंपल सा है, एक बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है तब x1 x2 x3 y1 y2 y3। सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर एक बॉडी को दो इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते हैं तो उसको अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। नहीं बांट सकते, अगर बांट दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। तो सिंपल फॉर्मूला, अगर एक्स बार निकालना है, मास दिया हुआ है तो सिग्मा एम एक्स बाई एम, वाई के लिए सिग्मा एम वाई बाई एम। एम का मतलब हो टोटल मास यहाँ पर, और एक्स वाई क्या है, x1 x2 x3 जो आएगा। वैसे एक्स बार अगर एरिया दिया हुआ है, एरिया का एरिया इंटू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वन, एरिया इंटू डिस्टेंस ऑफ सेकेंड वन, एरिया 3 इंटू डिस्टेंस ऑफ थर्ड वन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। सिमिलरली वाई बार के लिए फर्स्ट एरिया इंटू वाई वन डिस्टेंस, वाई मतलब हाइट, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्वेश्चन करने से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल एक लिया गया, ये एक सिमेट्रिकल पार्ट का है। सिमेट्रिकल पार्ट में हम लोग देख सकते हैं टी सेक्शन का पूछा गया, 100 mm 150 mm 30 mm टी सेक्शन। टी सेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में इसका पिक्चर दिया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता, तो आपको ये समझना होगा। तो एक टी सेक्शन दिया गया 100 mm 150 mm और 30 mm, तो इसका निकालना गया है। तो आप देख सकते हैं टी सेक्शन को मैं इक्वली काट सकता हूँ। इक्वली जब काट रहे हैं तो ये जो वर्टिकल लाइन आया ना, ये तो वर्टिकल लाइन आया मतलब एक्स निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। तो डायरेक्टली हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये 30 है, 30 का हाफ में ही होगा मिडिल पॉइंट, तो एक्स बार जो है वो डायरेक्टली मिल रहा है यहाँ पर 15 mm। समझ पाए, क्योंकि टी सेक्शन को वर्टिकली इक्वली काट सकते हैं, इसीलिए वर्टिकल काटे मतलब एक्स बार आएगा। एक्स बार मतलब किससे आया, यहाँ लिखा हुआ था 30 था, ये 30 है ना, 30 को हाफ कर दिया गया, 30/2, तभी मिडिल पॉइंट आएगा। तो 15 mm आंसर हो गया एक्स बार का। अब वाई बार में तो निकालना है, तो हमने यहाँ पर दो पार्ट किया गया, एरिया 1 एरिया 2। एरिया 1 क्या है, 100 इंटू 30, मतलब ये वाला पार्ट 1 है, ये 1 है और ये 2 है। अब इसमें रेफरेंस पॉइंट लिया गया, अगर मैं इसको इस लाइन को रेफरेंस ले रहा हूँ तभी तो हाइट आएगा ना। अब देखिए हाइट कैसे आएगा, ये एरिया, ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। अभी एरिया 1 100 इंटू 30, क्योंकि रेक्टेंगल था, रेड लेंथ इंटू ब्रेड 100 इंटू 30, ओके। y1 मतलब हाइट, इसका हाइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कितना है, कहाँ से, यहाँ से, तो ये 150 यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंड टू एंड था 150। अभी कितना है, 30 हटा देना है, 30 का मिडिल पॉइंट कितना होता है 15। ये 150 से 30 गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 120 हो गया। 120 प्लस 30, 120 प्लस 15 कितना हुआ, 120 प्लस 15 135। इसको भूल जाइए, ये सिंपल से मैं बता दे रहा हूँ। 120 था, ये 30 का हाफ लेना होगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, और यहाँ से इस एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो रहा है 120 प्लस 15, तो 135। वैसे एरिया 2, इसका एरिया कितना होगा, सिंपल है, 30 इंटू 120 निकाल लिया गया है। अब इसका हाइट कितना होगा, 120 अगर हाइट है तो उसका हाफ ही होना चाहिए, तो 60। और फॉर्मूला सिंपल था, एरिया 1 इंटू वाई वन, एरिया 2 इंटू वाई टू, सारा पुट करके आंसर आ गया 94.1। अब क्वेश्चन होगा, सर मान लीजिए ये एरिया, ये लाइन रेफरेंस नहीं लेते तो ये होना चाहिए था, तो आंसर कितना होना चाहिए ताकि हम लोग कंफर्म हो जाए कि आंसर सही है। तो आंसर होना चाहिए था, अगर वो इस अपर पॉइंट को रेफरेंस ले लें तो आंसर होना चाहिए था 150 माइनस 94.1। अगर रेफरेंस एक्सिस अलग अलग होता तो आंसर भी इतना ही डिफरेंस करेगा, 150 माइनस 94.1। तो नेक्स्ट एक अनसिमेट्रिकल बॉडी का भी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अनइक्वल एंगल सेक्शन। यहाँ पर भी देखिए एंगल सेक्शन बोल दिया गया है, लेकिन कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि एल सेक्शन है। एंगल सेक्शन का मतलब होता है एल सेक्शन, इसको आपको याद रखना है। डायमेंशन दिया गया है 100 mm, ये रहा 100 mm हाइट, फिर 80 mm लेंथ, फिर 20 mm विड्थ। ये एंगल सेक्शन है, इसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर आप देखिए किसी भी एंगल से एल सेक्शन को इक्वली नहीं काटा जा सकता, बांट नहीं सकते, इसलिए हमें इससे समझ में आता है कि एक्स बार भी निकालना है और वाई बार भी निकालना है। लेकिन वही पहले लाइन ऑफ रेफरेंस या एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा।
तो सिंपल सा बात है, हम लोग अगर ये लाइन को ले लें y x के लिए और ये लाइन को ले लें y के लिए, तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। एरिया 1, यहाँ एरिया 1 निकाला गया है 100 इंटू 20, वैसे 80 A2 मतलब एरिया 2 कैसे होगा, 80 अगर ये है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और ये विड्थ है 20, तो ये पोर्शन हो जाएगा 60, ये पोर्शन हो गया 60। सो 60 इंटू 20 1200 mm²। वैसे x1 मतलब क्या होगा, x1 मतलब डिस्टेंस। अगर मैं ये लाइन को रेफरेंस ले लूँ तो x1 कितना होगा, सिंपल है 20/10 होगा, 20 इसका विड्थ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ना x, तो 20/2 10। वैसे ही y1 मतलब हाइट, इस पॉइंट से हाइट अब चाहिए, इसका हाइट कितना है 100 है, 100/2 मतलब 50 होना चाहिए, 50 लिखा हुआ है। वैसे ही x2 अब निकालेंगे। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, देखिए ये जो सेकेंड बॉडी है वो इस पॉइंट से है, ये पॉइंट से, इसको अलग कलर से कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना होगा, ये 20 तो ऑलरेडी है, 20 प्लस 60/2 कितना हो गया, 20 प्लस 60/2 50 mm। वैसे y2 कितना होगा, y2 इसका हाइट कितना है 20 है, 20/2 10 हो गया। तो x1 x2 y1 y2 चारों कैलकुलेट करने के बाद हमारे जो पास जो फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 पुट कर देंगे, आंसर आ गया 25 mm। वैसे ही a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 पुट करने से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कितना आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इक्वल सिमेट्रिकल पार्ट का भी निकाल सकते हैं और अनसिमेट्रिकल पार्ट का भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।